काइलोमाइक्रोन्स। सर इसमें बाकी सारे ऑप्शंस कैसे सही होंगे? नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ुगो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 5 का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का रिवीजन सेशन, और लेक्चर के टॉपिक का नाम होगा एग्जाम आरटीओ पार्ट 2। इससे पहले एग्जाम आरटीओ पार्ट 1 में हमने नीट के प्रीवियस ईयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस? ऐसी सेल्स जो इनडायरेक्टली एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है उसका नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे: चीफ सेल, म्यूकस सेल, गॉबलेट सेल्स और पैराइटल सेल्स। जो एरिथ्रोपोइसिस होती है वो क्या होती है? एरिथ्रोपोइसिस बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और एरिथ्रोपोइसिस में इनडायरेक्टली जो हेल्प करती है उस सेल्स का नाम होता है पैराइटल सेल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पैराइटल सेल्स कैसे इनडायरेक्टली एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है? पैराइटल सेल्स को ऑक्साइंटिक सेल्स भी कहते हैं। ये 2 फैक्टर्स को सिक्रीट करती है। ये HCl का सेक्रीशन करती है और दूसरा कैसिल इंट्रिंसिक फैक्टर का ये सेक्रीशन करती है। गैस्ट्रिक जूस का HCl फेरिक आयन को फेरस आयन में बदलता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है। कैसिल इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड RBC एवं हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आवश्यक होते हैं। हेंस पैराइटल सेल्स इनडायरेक्टली एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। आपको करेक्ट वाला स्टेटमेंट चूज करना है। ए ऑप्शन है इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। बी ऑप्शन है सीरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सी ऑप्शन है इलियम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट। और डी ऑप्शन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द डिओडिनम। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इलियम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इलियम एलिमेंट्री कैनाल का हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है। सर इसमें बाकी सारे ऑप्शंस कैसे सही होंगे? और बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इलियम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में ओपन होता है। बी ऑप्शन में दे रखा है सीरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो सीरोसा है वो एलिमेंट्री कैनाल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो डिओडिनम से एराइज होता है, ऐसा नहीं होता है। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से एराइज होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और ये हाईली कॉइल्ड होता है। इलियम में न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन एवं मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और ये रिमेनिंग वेस्ट को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। फिगर में आप देख सकते हैं इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। सीरोसा एलिमेंट्री कैनाल की इनरमोस्ट नहीं आउटर मोस्ट लेयर होती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो डिओडिनम से नहीं बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम से एराइज होती है। फिगर में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो सीकम से निकलता है। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स? ऑप्शन ये रहे आपके सेलिवरी ग्लैंड, पानक्रीज, लीवर और स्टोमक। आपको ऑप्शन में देख के बताना है वो कौन सा ऑर्गन है जो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट नहीं करता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी,
लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं करता है। जो लीवर होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है और इसका वेट लगभग 1.5 kg के लगभग होता है। हेपेटोसाइट्स ऑफ लीवर सेक्रीट नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। सेलिवरी ग्लैंड, पानक्रीज एवं स्टोमक सभी से डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होते हैं। आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। इसके 4 ऑप्शन ये रहे, डिओडिनल सेल, चीफ सेल, गॉबलेट सेल्स और ऑक्साइंटिक सेल्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं और ये म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं। ये म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं और म्यूकस जो एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग होती है उसमें फैल जाता है, जिस वजह से कोई एसिड या कोई एल्केलाइन या कोई डाइजेस्टिव एंजाइम का इफेक्ट एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर नहीं पड़ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सर, चीफ सेल्स और ऑक्साइंटिक सेल्स के बारे में आप बता चुके हैं, ये डिओडिनम सेल्स का क्या काम है? डिओडिनल सेल्स को ब्रूनर्स ग्लैंड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। फिगर में जोहान कॉनराड ब्रूनर को दिखाया गया है, जिन्होंने ब्रूनर्स ग्लैंड की खोज की थी। ब्रूनर्स ग्लैंड केवल डिओडिनम में प्रेजेंट होती है, स्पेशली सब म्यूकोसा लेयर में। ब्रूनर्स ग्लैंड एल्केलाइन म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं, जो डिओडिनम को एसिडिक गैस्ट्रिक से प्रोटेक्ट करता है एवं डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक जूस या एंजाइम डाइजेस्ट। ए ऑप्शन है विटामिन एंड फैट्स ओनली, बी ऑप्शन है विटामिन, स्टार्च एंड फैट ओनली, सी ऑप्शन है ट्राइग्लिसराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ओनली और डी ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट एंड स्टार्च। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो पैनक्रियाटिक जूस है या जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है उसमें इन सारे सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सर, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं 3 प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एवं प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज के साथ कुछ एंजाइम जैसे कि इलास्टेज, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, डीएनएज, आरएनएज एवं पैनक्रियाटिक लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस स्टार्च, प्रोटीन, फैट एवं न्यूक्लिक एसिड के पाचन में हेल्प करता है। पैनक्रीज में एम्पुला ऑफ वेटर, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, डक्ट ऑफ संटोरिनी एंड डक्ट ऑफ विल्सन को दिखाते हुए आपको फिगर में दिखाया गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स फॉर्म्स कॉन्टैक्ट ऑफ स्यूकस एंटेरिकस। ए ऑप्शन में दे रखा है माल्टेज, एंटीरोकाइनेज, ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लैक्टेज, सी ऑप्शन में न्यूक्लिएज, एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन और डी ऑप्शन में सुक्रेज, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इंटेस्टाइन में सबसे लास्ट का जो डाइजेशन होता है वो इंटेस्टिनल जूस के द्वारा होता है। जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं इंटेस्टाइन में वो सारे ऐसे प्रोडक्ट में चेंज होते हैं जो एब्जॉर्बेबल हों। तो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो सुक्रेज, माल्टेज और डाइपेप्टिडेज प्रेजेंट होंगे। इसमें देखिए आप, इसमें एंटीरोकाइनेज और ट्रिप्सिन दिया है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसमें दे रखा है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लैक्टेज। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है अगेन पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है और जो पेप्सिन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी स्टोमक से सेक्रीट होता है। सी ऑप्शन में न्यूक्लिएज, एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन दे रखा है। काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, ना कि इंटेस्टिनल जूस में। इंटेस्टिनल जूस को स्यूकस एंटेरिकस भी कहते हैं, जो एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है एवं स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा सेक्रीट होता है। इंटेस्टिनल जूस में वाटर, म्यूकस, एंजाइम्स एवं बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स में माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज एवं लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टिनल जूस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं फैट का फाइनल डाइजेशन करते हैं एवं स्टोमक से आए एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। सर, इस इंटेस्टिनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट से सीक्रेट होता है? इंटेस्टिनल जूस
क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन द्वारा सेक्रीट होता है, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है और स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिओडिनम एवं जेजुनम में अधिकतर ये प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनको बताना है आपको। ए ऑप्शन में दे रखा है एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, माल्टेज। बी ऑप्शन में दे रखा है पेप्टिडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन। सी में दे रखा है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। और डी में दे रखा है एमाइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन और रेनिन। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। सर पेप्सिन एवं रेनिन किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? रेनिन, जिसे काइमोसिन भी कहते हैं, प्राइमरली इन्फेंट्स के स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनके स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये मिल्क की प्रोटीन केसीन को कागुलेट करके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। रेनिन एक गैस्ट्रिक एंजाइम है, ना कि पैनक्रियाटिक। पेप्सिन पैनक्रियाटिक जूस में अब्सेंट होता है। पेप्सिन स्टोमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सेक्रीट होता है। ये पेप्सिनोजन के रूप में बनता है, जो स्टोमक एसिड HCl द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन स्यूकस एंटेरिकस इज न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज, माल्टेज और न्यूक्लिएज। जो इंटेस्टिनल जूस होता है उसे स्यूकस एंटेरिकस कहते हैं, और ये ऐसा इंटेस्टिनल जूस होता है जिसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो सबस्ट्रेट को ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कि जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो सके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, और बाकी जो एंजाइम इसमें दे रखे हैं वो इंटेस्टिनल जूस या स्यूकस एंटेरिकस के एंजाइम हैं। सर न्यूक्लियस पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? प्लांट, एनिमल एवं ऑल लिविंग सेल्स में जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA प्रेजेंट होता है। इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिएज की आवश्यकता होती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, ग्रेन्स एवं एग मेनली यॉक में DNA एवं RNA प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइडेज एवं न्यूक्लियोसाइडेज के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज एवं न्यूक्लियोसाइडेज दोनों एंजाइम इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड्स पर एक्ट करता है और उसे न्यूक्लियोसाइड्स एवं फॉस्फेट आयन में तोड़ता है। न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स पर एक्ट करता है और उसे नाइट्रोजिनस बेसिस एवं पेंटोज शुगर में तोड़ता है। नाइट्रोजिनस बेसिस में आपने एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल का नाम सुना होगा। पेंटोज शुगर में RNA में राइबोस एवं DNA में डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन का फाइनल स्टेप ये दोनों एंजाइम कंप्लीट करते हैं, ताकि बॉडी सिंपलर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके उसे यूज़ कर सके। न्यूक्लिएज DNA या RNA में न्यूक्लियोटाइड्स के बीच प्रेजेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, जिससे न्यूक्लियोटाइड्स एवं स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ DNA या RNA बनते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट न्यूक्लिएज दो प्रकार के होते हैं। DNase, जिसे डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिएज कहते हैं, DNA पर एक्ट करता है, इसे स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ता है। और दूसरा एंजाइम है RNase या रिबोन्यूक्लिएज। ये एंजाइम RNA पर एक्ट करता है और उसे न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। फूड में जो हम न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम करते हैं उनको ये एंजाइम डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर एब्सॉर्प्शन साइट एंड मैकेनिज्म इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग कॉलम सेकेंड में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। आपको चूज करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है।
ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स डिओडिनम मूव एज काइलोमाइक्रॉन्स। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल माल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव एब्सॉर्प्शन, ग्लाइसिन ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव एब्सॉर्प्शन, फ्रक्टोज Na+ स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव एब्सॉर्प्शन। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्लाइसिन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव एब्सॉर्प्शन के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड का एब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की जेजुनम के द्वारा होता है। यहाँ पर ये काइलोमाइक्रॉन्स में बदले जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपल डिफ्यूजन द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। माल्टोज ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में टूटता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्ब होता है। अगर फ्रक्टोज की बात की जाए तो फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब होता है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। अमीनो एसिड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ये एक्टिव एवं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। जो ग्लाइसिन होता है वो एक्टिवली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, यानी ग्लाइसिन को एब्जॉर्ब होने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकतर अमीनो एसिड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। सर व्हाट इज काइलोमाइक्रॉन्स? काइलोमाइक्रॉन्स लिपोप्रोटीन्स के बने होते हैं जो फैट को एडाइपोज टिश्यूज और दूसरे स्टोरिंग टिश्यूज में भेजते हैं। कोलेस्ट्रॉल फैट या लिपिड हैं और हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन्स एवं विटामिन डी के बनाने में आवश्यक होते हैं। हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जिसकी ज़रूरत है बना लेती है, लेकिन ये मीट, एग एवं डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलते हैं। इस क्वेश्चन में 2 कॉलम दे रखे हैं, आपको मैच करके सही ऑप्शन चूज करना है। इसमें दे रखा है रेनिन, एंटीरोकाइनेज, ऑक्जेंटिक सेल्स, फ्रक्टोज। कॉलम सेकंड में दे रखा है विटामिन B12, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मिल्क प्रोटीन और ट्रिप्सिनोजन। अब देख लेते हैं। रेनिन जो प्रोटीन होता है वो एक्ट करता है मिल्क प्रोटीन के ऊपर, यानी ए का तीसरा ऑप्शन सही है। एंटीरोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा के द्वारा सेक्रीट होता है और ये पानक्रीज में प्रेजेंट ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो एंटीरोकाइनेज है उसका ऑप्शन होगा बी का होगा चौथा। इसके बाद ऑक्जेंटिक सेल्स की बात करते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स 2 फैक्टर्स को सेक्रीट करती है, एक तो HCl को सेक्रीट करती है और दूसरा कैसिल इंट्रिंसिक फैक्टर को सेक्रीट करती है। तो जो ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स है इसका ऑप्शन होगा विटामिन B12, यानी होगा सी का पहला। और डी फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज जो एब्जॉर्ब होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो आपका डी का जो ऑप्शन होगा डी का होगा सेकंड। तो अब देख लेते हैं। ए का है तीसरा, ए का तीसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का है चौथा, बी का चौथा यहाँ भी है और यहाँ भी है। सी का है पहला, सी का पहला यहाँ नहीं है, यहाँ है केवल सी का पहला, और डी का दूसरा, डी का दूसरा है। आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। रेनिन एक गैस्ट्रिक एंजाइम है जो मिल्क डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, स्पेशली नवजात शिशु में प्रेजेंट होता है। ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स स्टोमक में इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रीट करती है जो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 से बाइंड होता है और ये कॉम्प्लेक्स फिर एब्जॉर्ब होता है। फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। सर एंटीरोकाइनेज कहाँ से सीक्रेट होता है? एंटीरोकाइनेज को एंटीरोपेप्टिडेज भी कहते हैं। ये इंटेस्टिनल जूस का एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है। एंटीरोकाइनेज पानक्रीज के इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है जो प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।